विदेशी व्यापार क्या कहलाता है, विदेशी निवेश का उदारीकरण क्या कहलाता है, उसके बारे में जानते हैं। आगे पढ़ लेते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। वरना विदेशी व्यापार तो आप जानते ही होंगे, विदेश में पैसा व्यापार करना और विदेश में लागत लगाना ही विदेशी निवेश कहलाता है। और उदारीकरण मतलब अवरोधकों को हटा देना। जैसे कोई हमारे यहाँ विदेशी व्यापार करने आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं उनको टैक्स लगा देती है भारत सरकार, वरना यहाँ के उत्पादक को हानि होगी जो यहाँ के उद्योग धंधा चला रहे हैं, है ना, क्योंकि वो सस्ती बेचेंगे तो इनका तो कोई खरीदेगा नहीं और इनकी लागत ज़्यादा लगी है, पता नहीं वो कौन सी प्रौद्योगिकी से बना के लाए हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स टैक्स लगा दिया जाता है। तो टैक्स लगा दिया जाता है तो यहाँ पे जनता को नुकसान होता है ना, वरना डियर फ्रेंड्स इनको जनता को क्या मिलता है, सस्ती चीज़ें मिलती। तो उदारीकरण होना मतलब उनको हटा देना, उन टैक्सों का ही विदेशी निवेश का उदारीकरण कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम भारत में चीनी खिलौने को आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। जो हमने देखा था चीन से बहुत ज़्यादा खिलौने, चीन के खिलौने बहुत ज़्यादा भारत में बिक रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ के सस्ते थे इसलिए बिक रहे थे। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, जब टैक्स लग गया तो चीज़ें तो महंगी होंगी, अब वहाँ की चीज़ें महंगी होंगी, है ना। तो इसका अर्थ है जो खिलौने का आयात करना चाहते थे डियर फ्रेंड्स, उन पर कर देना होगा और कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी। अब डियर फ्रेंड्स, अब वो चीज़ें क्या हो गई, महंगी, तो अब उन पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि भारत के उत्पादक तो बेच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ की चीज़ें फ्रॉड रहती हैं, देखने में अच्छी और भले चलें या ना चलें वो सस्ती बेच देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ की चीज़ें कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो अब वो महंगी हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका स्वतः आयात क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो महंगी मिल रही हैं और भारत के खिलौने के निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे, भारत की चीज़ें ज़्यादा बिकने लगेंगी। तो आयात पर कर अब व्यापार अवरोधक का एक अच्छा उदाहरण है। तो डियर फ्रेंड, जो चीज़ें आ रही हैं उन पर कर लगाना ही क्या कहलाता है, व्यापार अवरोधक कहलाता है, कि व्यापार को रोकना कहलाता है, कि इस प्रकार हम व्यापार को वहाँ से रोक सकते हैं। इसलिए कहा गया है, हाँ, इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कुछ प्रतिबंध लगा देता है और सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, यह प्रतिबंध या अवरोधक कब करती है प्रयोग सरकार, जब देखती है डियर फ्रेंड्स कि बाजार में हमें इन देश की चीज़ें या फिर हमें इस चीज़ की आयात नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर कर लगा देती है ना, कि हमारे उत्पादक को बढ़ाना है अपने देश में, अब हमारे जिस देश के इस उत्पादकों को बढ़ाना है डियर फ्रेंड्स, तो कर लगा देगी। कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी है तो उन पर कर नहीं लगाएगी, कम लगाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, इससे क्या हो जाएगा, ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि भारत में उद्योग कैसे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, इस ज़रूरत पर इस निर्णय लेने के लिए ये व्यापार अवरोधक जरूरी है या होता है। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। हमने देखा कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली उस टाइम पे भारत सरकार क्यों विदेशी पर प्रतिबंध लगा के रखा था कि विदेश की चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी, ना ही यहाँ की चीज़ें विदेशी हम नहीं बेचेंगे, ना खरीदेंगे, निवेश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया था उस टाइम पे। और 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों में बढ़ने नहीं देती, इसलिए डियर फ्रेंड्स उन्होंने भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। डियर फ्रेंड्स, जब 1950-47 में हमारा भारत जैसे आज़ाद हुआ उस टाइम हमारी अच्छी स्थिति नहीं थी हमारे यहाँ के उद्योगों की। तो डियर फ्रेंड्स, वो दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाते, वहाँ की चीज़ें डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे मशीनें अच्छी हैं, वहाँ की प्रौद्योगिकी अच्छी है, दूसरे देश स्वतंत्र रहे हैं, उद्योगों का विकास हुआ है, तो वो लोग तो जल्दी बना लेते हैं, उनको लागत कम लगती है ना, मशीनों के कारण, और यहाँ पे श्रम ज़्यादा लगता है, तो इसके कारण यहाँ पे चीज़ें महंगी बेचेंगे वो लोग, यहाँ के लोग। तो डियर फ्रेंड्स, वो तो इनको बढ़ने ही नहीं देते, उनसे प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाते। माना कि डियर फ्रेंड्स यहाँ के खिलौने हैं, महंगे बिक रहे हैं और अच्छे भी नहीं हैं, और वहाँ के अच्छे हैं और सस्ते बिक रहे हैं, तो वहाँ के खिलौनों को ज़्यादा खरीदा जाता। तो यहाँ के बनाए खिलौने के जो मालिक हैं डियर फ्रेंड्स, वो कैसे बढ़ पाते, यहाँ के उद्योग कैसे बढ़ पाते, ये लोग तो उद्योग ही बंद कर देते ना, छोटे मोटे लोग। तो इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया था 1950 और 1947 से, स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई भारत सरकार को, तब से।
इसलिए भारत ने केवल डियर फ्रेंड्स दूसरे देश से वही चीज़ें अनिवार्य चीज़ें को ही आयात करती थी, बाकी चीज़ें आयात नहीं करती थी, प्रतिबंध लगा रखा था। जैसे कौन कौन सी चीज़ें आयात कर ज़्यादा ज़रूरी थी? मशीनरी, जिससे हम अपने देश का विकास कर सकें। उर्वरक, जिससे हम डियर फ्रेंड्स कृषि को अच्छे से बना सकें, जो यहाँ पे नहीं बनती, ज़रूरी है विकास के लिए। पेट्रोलियम के आयात ही अनुमानतः अनुमति दी जाती थी। इतनी ही चीज़ें आप खरीद सकते हैं दूसरे देश से, बाकी नहीं। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। तो डियर फ्रेंड्स, सभी देश जो विकसित हो रहे थे धीरे धीरे, तो उन्होंने सभी ने यही तरीका अपनाया कि हम आगे अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ाएंगे। और घरेलू उत्पादों को बढ़ाना है तो डियर फ्रेंड्स विदेशी से हम अभी व्यापार नहीं करेंगे, वरना डियर फ्रेंड्स वहाँ की चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे, यहाँ की नहीं, है ना। तो इससे उत्पादक तो खत्म ही हो जाती यदि प्रतिस्पर्धा उस टाइम किया जाती। लेकिन डियर फ्रेंड्स, भारत ने करीब 1991 से प्रारंभ से नीतियों को कुछ दूरगामी परिवर्तन किए हैं। अब प्रतिबंध धीरे धीरे हट रहा है। कब? 1991 से वैश्वीकरण से भारत जुड़ रहा है ना। तो व्यापार में परिवर्तन किए भारत सरकार ने यह निश्चित किया डियर फ्रेंड्स 1991 में कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का टाइम आ गया है। देखा कि भारत के उत्पादक भी बढ़ गए हैं, अच्छे उद्योग धंधे हैं, तो डियर फ्रेंड्स सरकार ने सोचा कि अब हमारा भारत भी प्रतिस्पर्धा करने के लायक हो गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि उस देश के उत्पादकों की अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे सामान था डियर फ्रेंड्स, तो हमें भी करना है। और इससे क्या होगा? हमें भी अच्छे क्वालिटी वाला सामान बनाना है। अब तो हम संभल गए हैं हमारे यहाँ के उत्पादक। तो डियर फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा से क्वालिटी आती है, इसलिए भारत सरकार ने 1991 में इस प्रतिस्पर्धा से जुड़ना सही समझा, है ना। तो और वैश्वीकरण से भारत जुड़ जाता है क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता सुधार करने का एक मौका मिलता है। इससे यह निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी डियर फ्रेंड भरपूर इसका समर्थन किया कि हाँ आप भी जुड़िए, भारत सरकार भी। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर इस अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि विदेश वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है। जैसे ही डियर फ्रेंड्स यह अवरोध प्रतिबंध हटा दिया गया तो हम आसानी से एक देश से दूसरे देश की चीज़ों को सुगमता से ले सकते हैं और बेच सकते हैं। और विदेशी कंपनियां अपने यहाँ पे निवेश कर सकती हैं, कार्यालय खोल सकती हैं, कारखाने भी स्थापित कर सकती हैं। 1991 से सरकार द्वारा अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं? जैसे विदेशी निवेश का उदारीकरण हमने लिखा था अपनी हेडिंग में, पॉइंट में जो था अपना। तो डियर फ्रेंड्स, उदारीकरण मतलब जो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। तो निवेश कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, दूसरे देश के लोग कारखाने खोल सकते हैं, हम भी निवेश कर सकते हैं दूसरे देश में। देखिए, व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल गई कि वो अपने व्यवसाय अपने रूप से निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या चीज़ आयात करनी है, नहीं करनी, क्या करनी है। निर्यात करने, आयात करने का अनुमति मिल गई कि वो अपने मन से कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। मतलब कोई नियंत्रण ज़्यादा नहीं लगाती है सरकार, इसलिए इसको उदार कहा जाता है।